31 मार्च की तारीख नज़दीक आ रही है और आप में से कई लोगों का तो टैक्स काफ़ी हद तक कट ही गया होगा। फिर भी अंतिम कोशिश रहती है कि चलते चलते कुछ तो टैक्स बचा लिया जाए। जिनकी आमदनी ज़्यादा है वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो किन्होंने घर बेचा है तो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टैक्स जुड़ी कई सारी उलझनें होती हैं। ऐसे ही उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। मैं हूं लक्ष्मण राय और मेरे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़े हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका नमस्कार है, स्वागत सीएनबीसी आवाज में। और मुकेश पटेल जी, नमस्ते लक्ष्मण जी। मुकेश पटेल जी, मुझे लगता है आपके चेहरे को देख कर लग रहा है आपने कई सारे खास रिसर्च किए जो अगले 3-4 दिन में टैक्स पेयर्स चाहें तो पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये क्या रिसर्च आपने किया, इस शो में दर्शकों को बताएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, जी। क्योंकि शो में कई सारी खास बातें आपको बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर 31 मार्च से पहले शेयर बेचकर कैसे बचा सकते हैं टैक्स, पीपीएफ से पैसा निकालने पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, और घर के रेनोवेशन के लिए होने वाले खर्च पर क्या मिलेगी टैक्स छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा 31 मार्च चूंकि नजदीक है तो उसी से जुड़ी हुई बात कर लें। शेयर बाजार में कई लोगों ने पैसे अच्छे खासे कमाए में होंगे, उतार चढ़ाव के बीच कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा होगा। तो एक खास टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप शेयर बाजार में शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव को छोड़ दीजिए। एक तरीका ऐसा है जिससे आप अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं, टैक्स के तौर पर बचा सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैसे बचाएंगे ये समझते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब से। मुकेश जी, दर्शकों को बताइए कि अब बाकी बचे हुए समय में 31 मार्च से पहले शेयर बाजार में क्या कुछ कर लें ताकि टैक्स बच जाए उनका। लक्ष्मण जी, हम 2-3 चीजों की बात करेंगे, पर सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी शेयर्स हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, उसके लिए सेक्शन 112A में एक विशेष प्रावधान ये है कि आपको वित्तीय वर्ष में 1 लाख तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स की आपको छूट रहेगी। मीन्स यू हैव नॉट टू पे टैक्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी प्रोडक्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीस। उस पर जो टैक्स बनता है, तो होता क्या है, कई बार लोगों इक्विटी में निवेश करने के बाद अपने फैमिली में 5-7 अलग अलग डीमैट अकाउंट्स हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई ये 1 साल में मेरा 1 लाख रुपए का ये विशेष जो एग्जम्पशन है, अब साल तो पूरा होने आ गया, लेकिन मैंने इस साल में इस केस में इस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है, तो मेरा ये 1 लाख का जो आपका एग्जम्पशन है वो 31 मार्च हो जाएगी, लैप्स हो जाएगा। इट कैनॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। ये डेप्रिसिएशन की तरह नहीं है कि भाई आपने इस साल उसका फायदा नहीं लिया तो उसको आप आगे एक्सटेंड करिए। तो लक्ष्मण जी, इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने दर्शकों को ये कहूंगा कि आप चेक कर लीजिए कि आपके कोई अकाउंट में आपने समझिए गेन अभी बुक नहीं किया है तो कर लीजिए। अब कई बार दर्शक क्या कहते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट तो हमें बहुत हमारी चहीती स्क्रिप्ट है, हम इसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है भैया, पर इसमें भी आप प्लानिंग ये कर सकते हैं कि आप एक बार शेयर्स है बेच के वो अपना गेन बुक करके उसका एग्जम्पशन ले लीजिए, और जिस दिन बेचते हैं उसी दिन आप खरीद भी लीजिए, ताकि वो स्क्रिप्ट, मान लीजिए आपकी 200 रुपये वाली स्क्रिप्ट थी, अभी 400 का भाव चल रहा है, 1 लाख का आपका एग्जम्पशन हो गया और 400 में आपने खरीद ली, तो आपकी जो कॉस्ट है फ्यूचर के लिए वो आपने एस्केलेट कर ली। तो जो 1 लाख का गेन अगर आपने एग्जम्पशन अभी नहीं लिया होता तो फ्यूचर में उस पर टैक्स लगता, और इस साल आपका एग्जम्पशन लैप्स हो जाता, तो उसका फायदा, उसका प्लानिंग लक्ष्मण जी आप बिल्कुल विचक्षण स्वरूप से कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें जो मुकेश जी आपने बताया, इसमें एक चीज जो मुझे समझना है कि मान लिया किसी स्क्रिप्ट में, किसी एक स्क्रिप्ट की बात कर लें, उसमें हमें 1.5 लाख का मुनाफा हो रहा है, तो हम सिर्फ 1 लाख के बराबर का ही स्क्रिप्ट बेच लें, वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1.5 लाख का तक का बेचेंगे तो फिर 50,000 पे टैक्स हमको देना पड़ेगा।
अब 50,000 का टैक्स यस आपको देना पड़ेगा, पर उस पर आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप अपना प्रॉफिट का गेन का एग्जम्पशन का प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ स्क्रिप्ट्स में आपको लॉस भी हो सकता है, तो वो स्क्रिप्ट में आप इसी पोजीशन से आप एक बार लॉस बुक कर लीजिए और वो आपका जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है उसके सामने आप 50,000 का लॉस बुक करके सेट ऑफ कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये स्क्रिप्ट को आपको संभाल के रखना है, दोबारा खरीद लीजिए। और लक्ष्मण जी ये हमें ख्याल में रखना है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो टैक्स भरना है वो आपका नेट माना एक ओर से आपका गेन है और दूसरी ओर से लॉस है, वो एक दूसरे के साथ सेट ऑफ करते हुए जो रहता है उस पर आपको टैक्स भरना है। सो दैट प्लानिंग ऑल्सो यू कैन डू वेरी स्मार्टली। इसमें एक और सवाल है कि आपने कहा कि शेयर बेच ले लीजिए और फिर खरीद लीजिए। मान लिया जाए 31 मार्च से पहले हमने 1 लाख तक के कैपिटल गेंस वाले शेयर को बेच लिया और उसी दिन खरीद लिया 31 मार्च से पहले, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, क्योंकि हम सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीद बेच भी रहे हैं, फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में खरीद भी रहे हैं, या फिर हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में खरीदने के लिए वेट करना चाहिए? उनमें नहीं, आप इसी साल में, हालांकि आपको अगर लगता है कि ये स्क्रिप्ट है उसको अगले साल में खरीदने से आपको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इसके शेयर के जो भाव है वो नीचे आएंगे और आप तब तक इंतजार करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, वो अलग बात है। पर मान लीजिए आप उसी दिन, जिस दिन आप बेचते हैं उसी दिन या उसके अगले दिन आप खरीद भी लेते हैं, उसी वित्तीय वर्ष में देयर इज नो बार अगेंस्ट योर सेल एंड परचेज इन द सेम ईयर। चलिए, बहुत पते की बात आपने बताई मुकेश जी, क्योंकि इसमें यह भी है कि जिनको मुनाफा हो रहा है, मुनाफा वाले भी शेयर बेच लें, अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को भी आप बेच सकते हैं और मुनाफे और नुकसान को मिलाकर टैक्स की देनदारी को आप जीरो कर सकते हैं। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो है उसमें छूट है। 1 लाख तक के गेंस होते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये बहुत ही काम की बात बताई आपने, और समय बहुत कम, 31 मार्च की तारीख नज़दीक आ रही है और शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, तो इस टैक्स टिप्स का फायदा उठाइए और आप अपनी बचत अच्छी खासी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से राजेश लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, लक्ष्मण साहब नमस्कार। मुकेश जी नमस्ते जी, आ रही है आपकी आवाज, बताएं क्या सवाल? सर मेरा एक सवाल था कि जब बाईबैक लॉन्ग टर्म मेरे पास टीसीएस के शेयर थे और मैंने बाईबैक में रिटर्न किए, 4 शेयर मेरे वापस लिए उन्होंने, तो इस बाईबैक में जो मुनाफा मुझे हुआ है वो लॉन्ग टर्म टैक्स में जाएगा या वो फ्री होगा सर, टैक्स फ्री? राजेश जी, आपने बहुत पते का सवाल पूछा है। अब जब आप शेयर बेचते हैं तो उस पर जो गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और उस पर टैक्स आपको भरना होता है। पर जब आप बायबैक में कुछ शेयर्स के पैसे आपके पास आते हैं तो उस केस में, बायबैक के केस में कंपनी है वो टैक्स भरती है, और एक कंपनी ने एक बार टैक्स भर दिया, आपके पास जो कुछ भी आया वो आपके लिए कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट है। और ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 34A के तहत इसको टोटली एग्जम्पशन है, विदाउट एनी लिमिट। तो इसलिए कई कंपनियां ऐसा भी प्रिफर करती है कि भाई डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे तो शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा, उसके बजाय कंपनी एक फ्लैट टैक्स भर के इसको बायबैक के तौर से शेयर होल्डर को दे, और अगर शेयर होल्डर अपर स्लैब में है तो उसको फायदा होगा। तो ये जो फायदा है आप ले सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। राजेश जी कंफ्यूजन दूर हो गया, और इसको आप अपने शेड्यूल EI में बताइए। लक्ष्मण जी इनको ये भी गाइड करें कि जब आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो शो इट अंडर शेड्यूल EI। बिल्कुल राजेश जी सुन रहे होंगे हमारी बात कि शेड्यूल EI में आपको इस चीज को दर्शाना है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? नहीं सर, धन्यवाद सर लक्ष्मण जी। चलिए फिर ऐसे ही टैक्स रूल से जुड़िए। कोई भी उलझन हो तो दर्शकों से यही कहूँगा, tax@moneycontrol.com पे अपना सवाल भेजिए और हम ऐसे ही टैक्स एक्सपर्ट से आपके सवाल एकदम बिल्कुल लाइव उसको उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं बेंगलुरु, जहाँ से सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ जी नमस्कार।
नमस्कार सर। कैसे हैं थैंक यू। आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 बताएं कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपके पास, क्या टैक्स गुरु कैसे मदद करे आपकी? जी जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, मेरा एक क्वेरी था। सर, मैं बैंगलोर में पिछले 3 साल से एक फ्लैट में रह रहा था और नवंबर 2023 में मैंने वो फ्लैट खरीद लिया और मैंने नवंबर तक मैंने रेंट भी पे किया अपने ओनर को। अच्छा, जिसमें रह रहे और थे अभी उसी को खरीद टैक्स। लिया आपने? जी जी जी। अच्छा, हाँ। हाँ, तो अभी क्या हुआ सर, मैंने अभी मतलब जो टैक्स के लिए मुझे अपनी कंपनी में जब अपडेट कर रहा था तो मेरी कंपनी ने मुझे ये बोला कि या तो आप होम लोन का मतलब टैक्स में ले सकते रिबेट, या तो आप एचआरए ले सकते हैं। दोनों चीजें नहीं ले सकते। जबकि मैंने उनसे पूछा भी, मैंने एचआरए पे किया, उसके बाद नवंबर में ये घर परचेस किया है, तो मुझे बोल रहे हैं एक ही चीज क्लेम मिलेगा। तो मुझे ये पूछना था कि मैं दोनों क्लेम कर सकता हूँ क्या इनकम टैक्स रिटर्न में? बहुत ही पते की बात आपने कही, चूंकि नवंबर में आपने लिया है और वही घर जिसमें आप रेंट चुका रहे तो वही अपना हो गया। पहले तो आपको बधाई हो कि आप उसी घर को खरीद लिए, जाहिर तौर पर घर अच्छा लगा होगा आपको इतने साल रहने के बाद। तो लेकिन टैक्स की उलझन है, मुकेश जी क्या कहेंगे इनको? सौरभ जी, आप अपनी कंपनी को ये बताइए कि देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं। अब इस साल में एचआरए का जो एग्जम्पशन आपको लेना है, जब तक आपने वो रेंट पे किया तब तक तो ये जो मकान था वो आपकी मालिकी का था नहीं। इट वॉज अ टेनेंटेड हाउस, यू आर पेइंग रेंट। तो एचआरए के एग्जम्पशन के नियम अनुसार आप नवंबर तक का जो है उसका एग्जम्पशन आप उस तरीके से क्लेम कर सकते हैं 1013A में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्योंकि इस साल में आपने घर खरीद लिया, सो यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, तो आपकी जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो 0 हो गई। उसके हिसाब से एएलबी के सामने जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं इस साल में, वो आपको 2 लाख रुपए की ओवरऑल लिमिट में ये आपको मिल सकता है। और एक साल में दोनों की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं। इट मे लुक अ लिटिल क्वियर, बट द फैक्ट इज कि आप दोनों का फायदा, दूध और दही दोनों में आप इस साल के लिए एटलीस्ट फॉर दिस ईयर यू विल बी एबल टू टेक द एडवांटेज। चलिए, मुझे लगता है कि सौरभ जी आपके लिए खुशखबरी है कि आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं, एचआरए का और टैक्स बेनिफिट का भी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? जी नहीं सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, इज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पीपीएफ से पैसा निकालने पर क्या कहता है टैक्स का नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा पीपीएफ का है, क्योंकि पीपीएफ लोगों के इन्वेस्टमेंट का एक बहुत कह सकते हैं पसंदीदा जरिया होता है। तो आमतौर पर हम मान के चलते हैं कि इस पर टैक्स तो लगता नहीं है, लेकिन टैक्स के लिहाज से कहें या फिर सेविंग के लिहाज से कहें तो 31 मार्च नज़दीक आने वाला है। पीपीएफ पर क्या आप हमारे टैक्स पेयर्स को सुझाव देंगे? सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, अगर आपका पीपीएफ का अकाउंट है, उसमें आपने मान लीजिए पूरा निवेश जो आप कर सकते हैं 1.5 लाख का नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये जो 1.5 लाख का आपका निवेश है उस पर जो आपको 7.1% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, इफेक्टिवली लक्ष्मण जी इट वर्क्स आउट टू 10.3 अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं। तो ये फायदा चूकिए मत, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट जो 15 साल या उसके बाद जो 5-5 साल की आप जो एक्सटेंशंस करते हैं उसके दायरे में आता है। तो प्लीज इंश्योर कि वो अकाउंट का रिन्यूअल कराने के लिए, एक्सटेंशन कराने के लिए आपको जो एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो मैच्योरिटी डेट की 1 साल की सीमा के समय के अंदर आप ये करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो एक्सटेंशन का फायदा भी नहीं मिलेगा और यू विल लूज द बेनिफिट ऑफ एक्चुअली रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये कुछ अहम चीजें हैं लक्ष्मण जी, ये खास हमारे दर्शक। बिल्कुल, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई मुकेश जी, क्योंकि टैक्स बचाने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए मकसद से जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, और अगर वो फॉर्म नहीं भरा आपने तो हो सकता है कि आपका जो फायदा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। जो टिप्स मुकेश जी ने बताया उसका ख्याल रखिएगा। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मथुरा, जहां से ज्योति चड्ढा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी।
मेरा सवाल ये है कि मैंने एक रेजिडेंशियल फ्लैट बेचा था, उसकी एवज में मैंने दूसरा फ्लैट खरीद लिया और मैंने 50 लाख एलटीसीबी बॉन्ड में डाल दिए और 35 लाख एलटीसीबी अकाउंट में डाल दिए। अब जो मैंने दूसरा फ्लैट खरीदा है उसमें मैं काम करवाना चाहती हूँ, जैसे किचन तोड़ के बनाना है, खिड़कियाँ दरवाजे वो निकाल के नए लगाने हैं, वायरिंग करवानी है, स्विच बोर्ड है, टाइलें लगवानी है, तो ये सब रेनोवेशन का खर्च की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन्स अकाउंट में से ये मिल सकते हैं पैसा? मुकेश जी क्या कहेंगे इसका? मैं ज्योति जी को सबसे पहले तो खुशखबर ये दूंगा, कई लोगों को ये परसेप्शन होता नहीं है। वो समझते हैं कि भाई ये सेक्शन 54 या 54F का जब हम कुछ फायदा लेते हैं तो हम केवल नया घर या तो हम खरीद सकते हैं या तो उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पर बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऐसे स्पष्ट कानूनी चुकादे आ चुके हैं लक्ष्मण जी, देयर आर क्लियर जजमेंट्स, जो ज्योति जी का सवाल जो है उसको एड्रेस करेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी टैक्स पेयर, मान लीजिए एक घर खरीदता है, इट मे बी इन अ लिटिल रॉ कंडीशन, और वो खरीदने के बाद उसका फिनिशिंग करके उसको अप टू डेट करता है, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन करता है, रेनोवेशन करता है, तो ये परचेज का जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से, जैसे उन्होंने पूछा, वो खर्च भी जो किया जाता है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, तो उसके लिए भी आपको पूरा ये एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा। तो चलिए ज्योति जी, आप दिल खोल के रेनोवेशन पे खर्च करिए, होने वाले खर्च पे आप टैक्स से बचा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको अगर मिला है गिफ्ट तो गिफ्ट पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी और इस टैक्स को कैसे आप बचा सकते हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक सवाल बेहद दिलचस्प लग रहा है, मुंबई से आया है आरवी दोषी जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। आरवी दोषी जी नमस्कार। आरवी दोषी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, इन्होंने ईमेल के जरिए पहले सवाल भेजा था तो हमने कोशिश किया कि फ़ोन लाइन पे इनसे बातचीत करें, लेकिन फ़ोन लाइन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इनका ईमेल मैं आपको बताता हूं मुकेश जी, और बताइएगा इनके लिए क्या सुझाव है। दरअसल इनकी पोतियों ने, इसका मतलब सीनियर सिटीजन होंगे, इनकी पोतियां हैं, ये इन्हें गिफ्ट देती हैं, और तो ये गिफ्ट जो है क्या टैक्स फ्री होगा, इस पर टैक्स भी लगेगा क्या, ये जानना चाहते हैं। दरअसल ये सेक्शन 56(2) के तहत खुद के और शादी के बाद जीवन साथी के रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, ऐसा इनको पता है। मतलब सेक्शन 56(2) के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अब शादी वाले हिसाब से उसको देख रहे हैं। अब पोती ने गिफ्ट दे दिया तो क्या करें? ऐसा है लक्ष्मण जी, जो ये एक शब्द प्रयोग है सेक्शन 56(2) में, जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स की पूरी एक यादी दी गई है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका या तो उसके जीवन साथी के अगर लीनियल एसेंडेंट्स या लीनियल डिसेंडेंट्स उनके पास से शख्स को अगर गिफ्ट मिलती है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, उसके लिए कोई सीमा भी नहीं है, देयर इज नो एग्जम्पशन लिमिट। तो अब जैसे इनकी पोतियों ने दी है तो वो लीनियल डिसेंडेंट्स में आएगा। अब उनको जानना यह है कि लीनियल डिसेंडेंट्स में कौन आएगा, तो कोई भी शख्स है तो वो व्यक्ति के पुत्र पुत्री है, पौत्र पौत्री है, माना सन डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ये जो पूरी लाइन बिलो जाती है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। और केवल लीनियल डिसेंडेंट्स की बात नहीं है, एसेंडेंट्स में भी आपके फादर मदर है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, एंड नॉट ओनली दैट लक्ष्मण जी, आपकी जीवन साथी के भी लीनियल एसेंडेंट्स, माना आपके सास ससुर भी हो गए
and even your grandfather-in-law and grandmother-in-law would also be covered. तो ये जो पूरी एक लाइन और हायरार्की है उसमें उसके दायरे में आते हुए सब गिफ्ट्स उसको एग्जम्पशन मिलेगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है मुकेश जी कि आरवी दोषी जी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इनकी पोतियों से इनको गिफ्ट मिलता है तो हालांकि टैक्स वो पहले ही दे चुके होंगे, जब पोती पोता बच्चे होंगे तो उनको लाड़ प्यार किया होगा, पालन पोषण किया होगा, तो टैक्स पहले ही दे चुके, तो उसके रिटर्न एक तरह से मिल रहा है। तो दोषी जी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मुकेश पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में जवाब देने के लिए। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। और सभी दर्शकों से यही कहूंगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपना जब सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सीधा आपको टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत कराएंगे, आपकी सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।